हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 31। मार्केट में जो कुछ भी हुआ उससे वंश बहुत गुस्से में था। राजन और उसके बीच पहले से 36 का आंकड़ा था और उसने तो काशी को छेड़ा था। ऐसे में वंश शांत बैठे ये हो नहीं सकता। मुन्ना ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वंश उठा और अंदर चला आया। मुन्ना भी उसके पीछे पीछे अंदर चला आया। तब तक काशी और अंजलि कपड़े बदलकर आ चुकी थी। काशी को मुस्कुराते देखकर वंश का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। मुन्ना ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गुस्सा थूक दे मेरे भाई, चल जाकर कपड़े बदल ले। वंश कपड़े बदलने चला गया। वापस आया तो हाथ में टॉवेल था और वंश अपने गीले बालों को पोंछ रहा था। काशी ने देखा तो वंश के पास आई और उसके हाथ से टॉवेल लेकर कहा, लाओ हम पोंछ देते हैं। वंश ने टॉवेल काशी को दे दिया और जैसे एक माँ अपने बच्चे का सर पोंछती है, बिल्कुल वैसे ही काशी वंश का सर पोंछते हुए नजर आई। सर पोंछते हुए काशी कहने लगी, वैसे आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसने जो किया उसके लिए हमने उसे पहले ही थप्पड़ मार दिया था। काशी, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वंश ने कहा। वैसे थैंक यू, आज हमें पता चला कि हमारे दोनों भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, काशी ने खुश होकर कहा। हेलो बच्चा पार्टी, इधर आ जाओ, सब गर्मा गर्म चाय तैयार है, अनु ने ट्रे हाथों में पकड़े हॉल में रखे सोफे की तरफ आते हुए कहा। मुन्ना, वंश, अंजलि और काशी चारों उस ओर चले आए। अनु ने सबको चाय दी और खुद भी एक कप लेकर उन्हीं सबके साथ बैठ गई। वैसे आज बाहर जाने का ये बेकार आइडिया किसका था? अनु ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। इस पागल का, वंश ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। छोटी मामी, अब हमें क्या पता था कि बारिश शुरू हो जाएगी, अंजलि ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, होता है। तुम सब बाहर से खाकर आए हो या खाना बनवाऊं तुम्हारे लिए, अनु ने पूछा। नहीं मौसी, हम सब बाहर खाकर आए हैं, काशी ने कहा। और खिलाकर भी, वंश ने कहा तो मुन्ना उसकी तरफ देखने लगा। मुन्ना का ऐसे देखना वंश को अच्छा नहीं लगा तो वंश ने कहा, वैसे मौसी मुन्ना ने आपको पूजा के बारे में बताया या नहीं? पूजा का नाम सुनते ही मुन्ना फिर वंश की तरफ देखने लगा और मन ही मन वंश को 10-12 गालियां भी दे डाली। कौन पूजा? मुन्ना, तुमने कभी बताया नहीं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? अनु ने नॉर्मली कहा, जो कि इन बातों को लेकर काफी फ्रैंक और ओपन माइंडेड थी। मुन्ना ने सुना तो फटाक से कहा, नहीं माँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक से पूछ लो मौसी, थोड़ी देर पहले ही उनके साथ खड़े होकर आलू चाट खाई जा रही थी, वंश ने उठते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था इसके बाद मुन्ना उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनु ने सुना तो इस बार हैरानी से कहा, मुन्ना, क्या सच में? मुन्ना ने खा जाने वाली नजरों से वंश को देखा और पास पड़ा कुशन उसकी ओर फेंक कर मारा, लेकिन वंश तो ठहरा वंश। वो नीचे झुक गया और कुशन जा लगा सीधा मुरारी को। ये देखकर वंश हंसने लगा। मुन्ना उठा और वंश की तरफ आते हुए कहा, तुझे तो हम बताते हैं। वंश जैसे ही पहले से तैयार था। जैसे ही मुन्ना उसकी तरफ भागते हुए आया, वंश ऊपर भाग गया। भागते हुए वंश मुन्ना के कमरे में आ घुसा और यहाँ मुन्ना ने लपक कर उसे पकड़ लिया और दोनों बिस्तर पर आ गिरे। मुन्ना वंश के ऊपर चढ़ गया और एक घूसा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, माँ के सामने पूजा का नाम क्यों लिया तुमने? अरे तो क्या हो गया, नहीं है क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड? वैसे भी पहली बार तुझे किसी लड़की के साथ देखा था, घर में बताना तो बनता है, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। मुन्ना ने हल्के हाथ से एक घूंसा और मारते हुए कहा, अभी जूनियर है वो हमारी, और तू जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से तूने ही हमें उसके साथ फंसाया आलू चाट खाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है, वंश ने कहा। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है?
हम बताएं बड़े पापा को तुम्हारे और रिया के बारे में? और रिया ही क्यों, मीना, सपना, कामिनी, सुप्रिया के बारे में? तुम्हारे जितने कांड है ना बेटा, उस हिसाब से बड़ी फुर्सत से क्लास लगेगी तुम्हारी। मुन्ना ने कहा। जाओ बता दो, वंश ने बेशर्मों की तरह कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हैं, हर बात की अपनी मर्यादा होती है, मुन्ना ने वंश को छोड़कर साइड होते हुए कहा। ओहो महापुरुष जी, चरण कहाँ हैं आपके, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो स्वर्ग में होना चाहिए था, अप्सराओं के साथ, वंश ने कहा। मुन्ना ने उसे देखा और कहा, नौटंकी है तू एक नंबर का। वंश उठा और मुन्ना के सामने आकर कहने लगा, एक दिन हमारी यही बातें तुम्हें बहुत याद आने वाली है मुन्ना। वंश के मुंह से ऐसी बात सुनकर न जाने क्यों मुन्ना के दिल में एक टीस सी उठी। उसने कहा, ऐसी बातें मत किया कर वंश, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा बनारस में। मेरा बस चलता तो मैं कब का यहां से फुर हो जाता, और तू तो ऐसे इमोशनल हो रहा है जैसे मैं लड़की हूं और ससुराल जा रही हूं, वंश ने हंसते हुए कहा। मुन्ना बिस्तर पर आ बैठा, वंश भी उसके बगल में बैठा और कहने लगा, ए मुन्ना, हम लोग साथ पैदा हुए, साथ पढ़ाई की, स्कूल भी साथ गए और कॉलेज भी साथ ही। तू कहना क्या चाहता है? मुन्ना ने वंश की तरफ देखकर पूछा। यही कि अब प्यार भी साथ साथ करेंगे और शादी भी। कितना मजा आएगा। अगर मुझे कोई लड़की पहले मिली तो उसकी बहन से मैं तेरी सेटिंग करवा दूंगा, और अगर तुझे मिली तो तू मेरी करवा देना, वंश ने कहा। उठो और निकलो इस कमरे से बाहर, कहते हुए मुन्ना ने वंश को कमरे से बाहर निकाल दिया। सही है दोस्त, पूजा मिल गई, भाई को भूल गया, वंश ने उसे फिर से छेड़ते हुए कहा। मुन्ना ने दरवाजा खोला और फिर से क्वेश्चन फेंकते हुए कहा, लड़कियों के बाहर भी एक दुनिया है बेटा, बाहर निकलो इस भरम से। वंश हंसते हुए नीचे चला आया। मुन्ना ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से पीठ लगाकर खुद से कहने लगा, ये वंश के साथ रहते रहते हम भी ना उसके जैसे होने लगे हैं। उसी शाम शिवम का घर, अपने कमरे की अलमारी से लेकर उस कमरे का कोना कोना तक शिवम ने छान मारा, लेकिन उसे नहर वाले प्रोजेक्ट की फाइल नहीं मिल रही थी। शिवम ने याद करने की कोशिश की जहां तक उसे याद था। आखिरी बार उसने फाइल अपने कमरे की टेबल पर रखी थी, लेकिन अब वहां नहीं थी। सारिका कमरे में आई, उसने शिवम को परेशान देखा तो उसके पास आई और कहा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? सरू, हमारी एक फाइल थी, हमें मिल नहीं रही, शिवम ने ढूंढते हुए कहा। इंपॉर्टेंट थी क्या? सारिका ने भी ढूंढते हुए सवाल किया। हाँ, वो नहर वाले प्रोजेक्ट की फाइल थी, उसी को लेकर कल सीएम सर से मीटिंग थी हमारी। उस फाइल का मिलना बहुत ज़रूरी है सरू। उस फाइल में उन 4 लोगों के साइन हैं जो नहर वाले प्रोजेक्ट में अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हुए हैं। अब अगर फाइल नहीं मिली तो आगे काम कैसे होगा? शिवम ने थोड़ा परेशान होकर कहा। आप एक बार मुरारी भैया से पूछ लीजिए, हो सकता है आपने उन्हें दे दी हो, सारिका ने कहा। हम करते हैं, शिवम ने कहा। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय भिजवाते हैं, कहते हुए सारिका चली गई। शिवम ने मुरारी को फोन किया, लेकिन फाइल उसके पास नहीं थी। शिवम का मन उदास हो गया। कितने सालों बाद बनारस के हित में ये काम होने जा रहा था और आज अचानक फाइल गायब कर दी। सारिका उसके लिए चाय ले आई। उसने शिवम से फाइल के बारे में पूछा। शिवम सारिका को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ ही कह दिया। हाँ, वो हमने दिवाली वाली शाम मुरारी को दे दी थी। हम भी ना दिन ब दिन भुलक्कड़ होते जा रहे हैं सरू। चलिए, अच्छा हुआ आपकी परेशानी खत्म हुई, वरना आपके चेहरे पर परेशानी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सारिका ने बैठते हुए कहा। काशी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही, ना ही वंश और अंजलि, शिवम ने चाय पीते हुए कहा। वे तीनों सुबह ही बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अनु के यहाँ रुक गए। अनु चाहती है आज रात काशी उसके साथ रुके। आप कहे तो, सारिका कहते कहते रुक गई, ये सोचकर कि शायद शिवम को अच्छा नहीं लगेगा।
कैसी बातें कर रही हो सरू? अनु भी उसकी माँ जैसी है। अगर काशी चाहे तो वहां रुक सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आज बच्चे घर में नहीं हैं और आई बाबा भी बाहर गए हैं, तो हमें आपके साथ वक्त बिताने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। शिवम ने प्यार से सारिका को देखते हुए कहा। लेकिन अभी तो हमें किचन की तरफ जाना है। दीना को समझा देते हैं रात के खाने में क्या क्या बनेगा। सारिका ने उठते हुए कहा तो शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा लिया और कहा, सरू वो सब बाद में, पहले यहाँ बैठो हमारे पास। सारिका शिवम के सामने आ बैठी तो शिवम ने दोनों हाथों में उसके नाजुक हाथों को थाम लिया और कहा, पीछे मुड़कर जब अपनी जिंदगी को देखते हैं तो आंखें नम हो जाती है। कितने सालों के इंतजार के बाद आप मिली और एक बार तो हमने आपको खो सा दिया था, लेकिन महादेव कृपा थी कि हम पर इतनी मुसीबतों के बाद भी आज आप हमारे साथ हैं। सुख में, दुख में, खुशी में, गम में आपने हमेशा हम पर भरोसा जताया, हमारा साथ दिया और आने वाली जिंदगी से हम बस यही मांगते हैं कि ये साथ यूं ही बना रहे। सारिका ने सुना तो मुस्कुरा उठी और अपने दूसरे हाथ को शिवम के हाथ से लगाते हुए कहा, आप पर हमारा भरोसा और साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। मुरारी का घर। रात के खाने के बाद अनु, काशी और अंजलि अनु के कमरे में चली आई, क्योंकि आज उन्हें ढेर सारी बातें जो करनी थी। किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए अनु ने खाने पीने का हल्का फुल्का सामान पहले ही कमरे में रख लिया। काशी ने देखा तो कहा, ये क्या मौसी, ये सब खाने की चीजें कमरे में क्यों रखी हैं? अरे काशी, तुम कभी हॉस्टल में नहीं रही ना, इसलिए आधी रात में भूख लगेगी तब ये सब काम आएगा, अनु ने बैठते हुए कहा। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। अनु ने काशी अंजलि की ओर देखा और उठकर दरवाजे के पास चली आई। उसने दरवाजा खोला, सामने मुरारी खड़ा था। जैसे ही मुरारी ने अंदर आने की कोशिश की, अनु ने उसे बाहर करते हुए कहा, यहाँ गर्ल्स पार्टी हो रही है, मेंस आर नॉट अलाउड। अरे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम भी करते हैं ना पार्टी तुम सबके साथ, मुरारी ने अंदर आने की कोशिश करते हुए कहा। तो अनु ने उसे बाहर कर दिया और दरवाजा बंद करते हुए कहा, आपके दोनों बेटे ऊपर हैं, उनके पास जाइए, यहाँ लड़के नॉट अलाउड हैं, समझे? बेचारा मुरारी जानता था कि अनु जिद्दी है, इसलिए बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ चला आया। ये कौन सी पार्टी है जो सिर्फ लड़कियां करती है, हमारे ही कमरे में हमें नहीं घुसने दे रहे, ये तो मतलब कमाल हो गया। मुन्ना के कमरे के सामने आकर मुरारी रुका। दरवाजा खुला था। वंश फोन में लगा था और मुन्ना अपने लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहा था। मुरारी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, अंदर आ जाएं। अरे मुरारी चचा, आपका ही घर है, जहां मर्जी आओ। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, कि मुन्ना तो जब देखो तब लैपटॉप में घुसा रहता है, मैं कब से यहाँ बोर हो रहा था, वंश ने उठकर बैठते हुए कहा। उसने एक नजर अपने पापा को देखा और फिर काम में लग गया। मुरारी अंदर आया और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी मौसी ना गर्ल्स टॉक कर रही है और हमें अकेले नींद नहीं आती, इसलिए सोचा क्यों ना तुम दोनों को कंपनी दे दे। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा चाचा, वंश ने एक्साइटेड होकर मुरारी से चिपकते हुए कहा। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो बेटा, तुम्हारे चाचा हैं, गर्लफ्रेंड नहीं जो इतना चिपक रहे हो, मुरारी ने कहा। तो वंश दांत दिखाने लगा, क्योंकि मुन्ना के बाद मुरारी ही था जिसके सामने वंश फ्रैंक था। मुरारी ने देखा मुन्ना की नजरें और ध्यान बस लैपटॉप पर है, तो उसने कहा, ए बेटा, आंखें ना खराब हो जाएगी, भरी जवानी में चश्मा लग जाएगा तुमको, इतना मत घुसो लैपटॉप में। मुन्ना समझ गया कि मुरारी उसे शांति से काम करने नहीं देगा, इसलिए उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर बिस्तर की ओर आया। तकिया कंबल लेकर वह कमरे से बाहर जाने लगा और जाते जाते कहा, हमें सुबह कॉलेज जाना है, आप दोनों बतियाइए आराम से। मुरारी ने मुन्ना को जाते देखा और कहा, बहुत ही बोरिंग लड़का पैदा किए हैं हम। हाँ, हमें भी यही लगता है,
वंश ने जाते हुए मुन्ना को देखकर मुरारी के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा। मुरारी ने उसकी ओर देखा और कहा, शिवम भैया से पूछना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गए तुम दोनों। क्या चाचा आप भी? वंश ने मुरारी की बाह पर हल्का सा पंच मारते हुए कहा। अभी क्या कहे थे हम? डिस्टेंस। चलो सो जाओ। मुरारी ने कहा तो बेचारा वंश साइड हटा और सो गया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 31। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या शिवम अपनी फाइल ढूंढ पाएगा? क्या वंश अपनी बहन का बदला राजन से लेगा? क्या मुरारी और वंश के बीच बॉन्डिंग बनेगी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।